नमस्कार दोस्तों, जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। अतिथि विशेष में आज हमारे मध्य एक ऐसे अतिथि हैं जो भारतीय फौज से जुड़े हुए हैं। फौज जो सीमा की रक्षा करती है, देश में देशभक्ति का माहौल भरती है और एक फौजी के जीवन में क्या क्या क्षण आता है वो आज हमें बताएंगे हमारे अतिथि। एक फौजी फौज से निवृत्त होकर भी किस प्रकार से देश सेवा में रत रहता है, किस प्रकार से नव पौध को अंकुरित करता है, उसका साक्षात प्रमाण है। हमारे मध्य आए आज हमारे अतिथि कैप्टन थॉमस। आपका स्वागत है सर स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे ये पूछना चाहूँगा कैप्टन साहब के फौज में रहते हुए आपने अपने व्यवहारिक जीवन और फौज के जीवन से क्या सीख हासिल करी? सर अगर सच बताऊं तो आज जो कुछ भी मैं हूं वो फौज की वजह से हूं। सबसे जरूरी चीज है लेकिन क्या होता है ना, जब हम कहते हैं कोई हिस्ट्री जब बना रहा होता है, कोई सोच के नहीं बना रहा होता है, जब वो स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहा होता है, सबसे ज्यादा कोसता है उस पर्टिकुलर पल को कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट वही आने वाले 5-7 साल में जब वो पलट के देखता है तो वो मन में सोचता अगर वैसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा। मैंने तो फौज कोई ऐसा काउंसलिंग लेके या कोई करियर प्लानिंग करके मैंने नहीं ज्वाइन किया था। बस मेरे अंदर एक आग थी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। फिल्में देखने का बहुत शौक था और सबसे पहला गोल मेरे लाइफ का ये था कि मैं वकील बनूं, एडवोकेट बनूं आपके जैसे। तो वो मैं कर पाया। एक मेरी जंग करके एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, उसमें वो वकील था। वो फिल्म देख के मैंने लाइफ का पहला गोल सेट किया था कि यार इस फिल्म को देख के मैं भी वकील बनूंगा। और बकायदा मैंने रतलाम से मैंने पढ़ाई करी। रतलाम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुभाष जैन साहब एक वकील साहब थे, क्रिमिनल अभी भी हैं, क्रिमिनल लॉयर थे। उनको मैंने असिस्ट किया। मैं उस कोर्ट में जाके सभी वकीलों से बात करता था कि सर मेरे को वकील बनना है। उन्होंने मेरे को बोला कि कल से 2 बजे आ जाना। और ऐसे मैंने शुरू किया था और वहां करीब मैंने 1.5 साल में 11th और 12th में जब पढ़ता था, मैं स्कूल के बाद वहीं जाके बैठता था। वो पर्टिकुलर मोमेंट ने मेरे को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगा है, क्योंकि वहां पुराने जमाने में एक नारायण पहलवान करके एक बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे। तो उनके सारे गुर्गे जो होते थे ना, वो हमारे वकील साहब के क्लाइंट थे और वो मेरे सामने से हाथ जोड़ के मुझसे तारीखें लेते थे, भाऊ जी तारीख कीजिए। एंड मेरा कॉन्फिडेंस वहां से डेवलप होना शुरू हुआ। फिर एक दिन मेरे को पता चला, उनके घर जाके देखा, इतनी सारी किताबें देखी मैंने, तो देखा कि वकील साहब आप लाइब्रेरी भी चलाते हो। बोले नहीं तेरे को वकील बनना है ना, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। वो आखिरी दिन था मेरा। उसके बाद फिर मैंने ये अपनी नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी, उस मूवी को देखा मैंने, फौज को लेके थी। और उस फिल्म को देख के मैंने सोचा कि नहीं यार फौज ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे मैंने आर्मी ज्वाइन किया। इनिशियली आई ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ सोल्जर और उसके बाद मैंने एक सर्विस एंट्री के थ्रू कमीशन लेते हैं, ऐसे मैं ऑफिसर बना। और ऑफिसर बनने के बाद फिर कारगिल वॉर हुआ और कारगिल वॉर में मेरे को आज भी याद है, मतलब 3-4 दिन तक हम ना सो पाते थे ना खा पी पाते थे। बहुत मुसीबतों वाला वो टाइम था। और फिर उससे जैसे तैसे बाहर आए। फिर मैं बारामूला में मेरी पोस्टिंग हो गई। 2000 में मैं बारामूला में था। तो वहाँ हम लोग एक पेट्रोलिंग में जा रहे थे, तो वहाँ पे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें मुझे गोली लगी। और वो गोली लगने की वजह से मुझे कैटेगराइज कर दिया गया। आर्मी में एक टर्म होता है ABC कैटेगराइज, तो कैटेगराइज हुआ और फिर मैं फौज छोड़ के 2002 में बाहर आया। और उस टाइम भी मैं क्लियर नहीं था, 26 साल का हो चुका था और मेरे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं थी करना क्या है। फिर मैंने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया। उसी दौरान मेरे एक सीनियर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने बोला मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। एज एन ऑफिसर जो करना था करा, बट अब मैं एज ए सिविलियन मेरे को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मेरे को एक आइडिया दिया, व्हाई डोंट यू कल्टीवेट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ योर्स। तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर वो चीज क्यों नहीं डालते जो तुम्हारे अंदर है। तो वहां से मेरे अंदर ये चीज आया कि आपको अगर देश की सेवा करना है तो सिर्फ फौज ज्वाइन करके नहीं, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन बन के भी, और अपने से छोटे लोग या छोटे से उम्र में और एक्सपीरियंस में जो छोटे लोग हैं उनकी मदद करके उनको ग्रो करने की लिए हेल्प करें, तो भी एक देश की सेवा होती। तो ऐसे इस चीज तक मैं आया हूँ। तो कैसे फौज से नव पौध को अंकुरित करने का जज्बा आया और स्वयं से सीखा हुआ कार्य आपने किया,
तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फौज से बहुत से युवा इंस्पायर होते हैं और उसी फौज में जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी के बीच में भारत सरकार ने एक योजना चालू करी, अग्निवीर। जी जी जी। अग्निवीर की योजना में काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई। आप चूंकि एक फौजी हैं, तो अग्निवीर योजना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे गवर्नमेंट ने शायद बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ या कहीं से कुछ सीख के कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोच के देखो कि क्या आप अपने बच्चे को किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भेजोगे जहां पे बहुत रिस्क है लाइफ का, और आप एक टाइम तक काम करोगे, 4-5 साल तक आपने काम किया और उसके बाद आप 25% लोग वहां पे रहेंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा बच्चा आएगा तो सबसे पहला सवाल आप ये नहीं करोगे कि वो 25% में क्यों नहीं आए, तो राइट। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है, मैं 100% उसका सपोर्ट करता कि वो 4-5 साल के दौरान उनको एजुकेट भी करते हैं, उनको पढ़ाते भी। एक आर्मी ऑफिसर जब रहता है 3 साल की ट्रेनिंग के थ्रू जब जाता है ना, उसको डीयू से सर्टिफिकेट मिलता है सर, डीयू से डिग्री मिलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री मिलता है, 3 साल की डिग्री कोर्स के साथ ट्रेनिंग मिलता है। अगर वही चीज इन सिपाहियों के साथ भी होगा, अग्निवीरों के साथ भी होगा, तो जब वो बाहर आएगा ना, तो वो अपने आप में एक सक्षम बंदा होगा। कोई IIM कोई IIT उसके सामने नहीं लगेगा। लेकिन आप एक बंदे को लेके जा रहे हो 12वीं के बाद, और उस सोच के साथ 4 साल उससे काम लिया, राइट, और उसके बाद आपने बाहर कर दिया। और थर्ड सबसे बुरी चीज ये है, आप उसको वेपन ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उसको हथियार चलाना सिखा रहे हो, आप उसको वॉर टैक्टिक्स सिखा रहे हो, आप उसको क्या क्या चीज सिखा के सिविल में भेज रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। बहुत हो सकता है, क्योंकि अगर 12वीं के बाद उस बंदे को अगर आप एक जॉब नहीं दे पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई क्रिमिनल हो रहा है तो उस बेचारे की गलती है यार। आप उसकी माइंडसेट के पीछे उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हो, वो ऐसा क्यों करा, आप उसके अभी के कृत्य क्यों समझ रहे हो। तो इन तीनों कारणों की वजह से मैं, देखिए ये बहुत अच्छा फैक्टर है। आप देखो चाइना में, देखो आप जो अरेबियन कंट्रीज है उसमें, कई कंट्रीज में ऐसा है जहां पे आपको फौज में 2 साल सर्व करना जरूरी, राइट, लेकिन वो एक ग्रेजुएशन का पोर्शन होता है, राइट। उसमें इंसान जिम्मेदार भी बनता है, जिम्मेदारियां भी आती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लैकिंग है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे संशोधन की जरूरत है। अदरवाइज मतलब मुझे बहुत आगे चल के, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है, जब ये लोग बाहर आएंगे फिर उनके साथ क्या होगा, तब जाके चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। चूंकि फौज के बाद आप शिक्षण लाइन से जुड़े जी, और स्किल डेवलपमेंट आपका प्रमुख सब्जेक्ट है, जी, आप जी। युवाओं में स्किल भरते हैं, तो आज के युवाओं में एक दौर देखा जा रहा है कि जब देश लोकतांत्रिक हो तो राजनीति से दूर रहने की उनकी जो भावनाएं पैदा हो रही है, आज के युवाओं की बात कर रहा हूं मैं, क्या वह सही है और उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? सर इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की है, हमको ये जिम्मेदारी लेना पड़ा, क्योंकि हमारे वजह से वो लोग पीछे जा रहे हैं। आप खुद सोचो, जब आप 17, हम जेंजीज और ये सारे फैक्टर में ना पड़ते हुए आप खुद सोच के देखो, जब आप 15-16 के थे, आपने मुझसे शेयर किया कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, आपके जैसे कितने लोग होंगे उस टाइम। और उस टाइम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाते थे ना, तो एक लक्ष्य के साथ जाते थे, एक पर्पस होता था कि मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूं। और आज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स आप देख लो, राइट, सिर्फ गुंडागर्दी है, राइट, सिर्फ आपका वर्चस्व जमाना होता है। तो उसमें अगर आप देखो 50 बच्चे, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में उस तरीके की मानसिकता कितने बच्चों के अंदर होगी? 6-7 बच्चों के अंदर, राइट, और उनमें से 1-2 को फेम भी मिल जाता है। तो बाकी लोग सोचते हैं यार मैं ऐसा नहीं हूं, और ऐसे ऐसे क्या है ना, छवि बनती है। आज फौज में जाने के लिए लोग क्यों सोचते हैं, इंस्पायर क्यों होते हैं? क्योंकि फौजी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है, राइट। मैं आपको अभी मैं कुछ ऐसे ही टेड टॉक्स देख रहा था, तो उसमें मैंने एक टेड टॉक देखा, एक यंग बंदा, साउथ का एक बंदा जो अभी बीजेपी में ज्वाइन किया हुआ है, वो लड़के ने इतना अच्छा बोला, जब वो पॉलिटिक्स में था नहीं, बहुत बढ़िया बोला उसने कि आज की तारीख में नेपोटिज्म क्या होती है। आज मुझे एक बात बताइए, मैं अगर IAS ज्वाइन करता हूँ, IPS सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता हूँ, उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज होती है, एक ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होती है। बट
मैं जब देखता हूं कि यार ये जो बंदा ये पॉलिटिक्स में है और इसका बेटा जो है एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी पर्सनालिटी के, बिना किसी स्किल के, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उससे दूर कर लेता हूं। मुझे लगता नहीं ये लोग वैसे नहीं है। और 90% स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूँ, क्या बोलते हैं, मेरे को इतना बुरा लगता है जब सुन के, सर हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। अरे तुम सांस नहीं ले पाओगे यार, ये क्यों नहीं सोचते हो? और वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इस वजह से सवाल नहीं करते, उनको लगता है जो हो रहा है होने दो, राइट। और तीसरी सबसे डिमोटिवेटिंग फैक्टर ये है कि आप देख लीजिए, आप कितने भी युवा पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वो या तो नेपोटिज्म की वजह से आ रहे हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी आप देखो कि बस शायद वो लड़के ने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी होगी, उसको आपने किसी एक बड़े पोस्ट में बिठा दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी वो हैं, राइट। तो आप मेरिटोक्रेसी नहीं देख रहे हो कि कोई मेरिट में आ रहा है। कितने लोग, कितने अच्छे कार्यकर्ताओं को मैंने, पॉलिटिक्स के कार्यकर्ताओं को देखे, यार क्या बात है इस बंदे में, लेकिन उस बेचारे को ना तो टिकट मिलता है ना कुछ, क्योंकि या फिर वो कंट्रोवर्सी कर ले। अब आप देखो युवा किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं पंगे नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, राइट। हमारे इंदौर के एक बहुत माननीय सदस्य हैं, वो किसी को मतलब बीच सड़क में, उस इंसान को मैं पर्सनली, इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा, लेकिन उसने बल्ले से मार दिया 4-5 को, तब से नाम हो गया उसका। तो आप देख रहे हैं कि हमारा पॉलिटिक्स हमारे युवाओं को किस तरफ लेके जा रहा है, कोई एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। बस मुझे वो लगता है इन सब चीजों की वजह से आज भी हमारा देश, सर मैं बता रहा हूँ, 90% लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, और इनकी एक सबसे बुरी बात क्या है ना, वो बुराई को खत्म करने की नहीं सोचते हैं, वो बुराई को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। मैंने ये प्रश्न आपसे इसीलिए पूछा था कि जब तक हम बुराई को काटने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, एग्जैक्टली, तो फिर हमें दोष देने का भी अधिकार नहीं। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही बोला। और हाँ, वो क्या रहा पता है सर, जब मैं बुराई को काटने में जाता हूँ अंदर, तो मैं भी बुरा बन जाता हूँ। आपने नायक फिल्म देखी है? उसका जो लास्ट डायलॉग आप एक बार सोच के देखना कि तुमने भी मुझे पॉलिटिशियन बना ही दिया, राइट। तो ठीक है ये सारी चीजें, बट अगर आप मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मिस्टर वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनकी बात सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। उनकी किताबें पढ़ें, उनकी सोच देखें। क्या वो पॉलिटिशियन नहीं थे क्या? हम उनसे नहीं सीखेंगे, हम उन लोगों से सीखेंगे जो लोगों को बांटते हैं, जो लोगों को मतलब कहां से कहां लेके जा रहे हैं। और हम सिर्फ मॉब मेंटालिटी में, ऐसा नहीं है जो लोग कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पॉलिटिशियन, पेंडेमिक के टाइम पे, राइट, हमारे पॉलिटिशियन से हमसे कुछ करवाने के लिए बोले, जिसका मैं पूरा अगेंस्ट था कि इस तरह करने का कोई मतलब नहीं, तो थाली बजाने वाला फैक्टर। मैंने बोला घर पे, अरे मेरे पड़ोस में आईएएस बंदा रहता है, रिटायर्ड आदमी है, राइट, वो लेके बैठ गया सब। अब मेरी वाइफ बोलती है अरे सब कर रहे हैं अपन भी करते हैं ना, ये फोमो आ गया ना, लो फिर बजाया था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं, बट मेजोरिटी लोग सोचते हैं यार मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, अगर कल को कुछ हो जाएगा तो इनका कौन होगा। तो ये बहुत सारी मतलब इनसिक्योरिटीज है, मुझे ऐसा लगता है। और उस वजह से आप जो बोल रहे हो ना कि बुराई को खत्म करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आप देखो जो लोग मुझे ऐसा लगता है जो हमारे सक्सेसफुल मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर शायद फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए कर पा रहे हैं। हम कह सकते हैं ऐसा। तो बात ताली थाली फौज, और उस पे अब हम आपके वर्तमान कैरियर पे बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट का आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले रखा है और बच्चों को शिक्षित भी करते हैं। उसके अंदर मैंने आपसे ही जाना है कि आप गरीब बच्चों के लिए भी विशेष प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश हमारे दर्शकों के लिए। मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू जो भी बच्चा इसको सुन रहा है, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर आग है, उस आग को पूरी तरीके से डायरेक्शन देने की मैं गारंटी लेता हूँ सर। 1 पैसा आपसे चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन आपके अंदर आग होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो आग, आज देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, कई ऐसे बच्चे होंगे जो उनके अंदर बहुत स्पिरिट है बट उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब आप देखो, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, यूपी बिहार का कैडर देखो, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहां से निकलते हैं, सबसे ज्यादा मतलब बाहुबली भी वहां से निकलते हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम में है ना।
शायद ये बाहुबली नहीं होते, इनको सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाता, सही टाइम पे एक रास्ता मिल जाता। तो मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपको बिल्कुल मतलब जीरो से हीरो बना दूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपके पोटेंशियल को समझने का एक चांस दूंगा, मैं आपको मौके दूंगा। मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ इंदौर में C21 के जस्ट सामने स्काई एरिना के नाम से है। हमारे पास करीब 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। उसमें हमने अलग अलग सेगमेंट, जिसमें स्पोकन इंग्लिश का भी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी है। हम लोग वो सारे जो फील्ड हैं जिसमें 12वीं के बाद ही आपको एक अच्छा, जैसे क्रूज मैनेजमेंट है, क्रूज में अगर आप 12वीं के बाद एक डिप्लोमा कर लेते हो 1 साल का, उसमें अगर आप मतलब थोड़ा स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, इंग्लिश अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप कर लेते हो, तो 1 से सवा लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी आपको। और ये कई बच्चों को मालूम नहीं, कई पेरेंट्स को मालूम नहीं। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेस हम चलाते हैं जिसमें बच्चा आता है हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर इंडिया से, पैन इंडिया बच्चे आते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं सर स्किल्स के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि युवाओं के साथ जो अभी के युवा हैं और अभी के जो विद्यार्थी हैं जी, वो एक गोल फिक्स नहीं कर पा रहे। उनका मस्तिष्क जो है भिन्न भिन्न प्रतिरूपों में परिवर्तित होता रहता है और ये सभी के जीवन में घटित होता है। आपके भी जीवन में हुआ होगा, मेरे भी जीवन में हुआ होगा। परंतु अभी की स्थिति में चूंकि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है सर, सोशल मीडिया। आज की जो दुनिया है ना, इसमें नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अगर एक बच्चा जब रील देखता है, राइट, एक रील देखा, उसने कोई इन्फॉर्मेशन वाला रील देखा कि खाने में आपको क्या खाना चाहिए सबसे बेस्ट आपके हेल्थ। दूसरा रील देखा, उसमें उसने देखा बॉलीवुड के एक्टर ने कुछ बोला। तीसरा रील देखा कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस ने कुछ गड़बड़ कर दी, राइट, उसका ड्रेस माल फंक्शन हो गया। चौथा रील देखा एक कॉमेडी वाला देखा। पांचवा रील देखा एकदम कोई एक्सीडेंट वाला देखा। आप देख रहे हो हर 15 सेकेंड में आपका माइंड है ना डाइवर्ट हो रहा है, हर 15 सेकेंड में माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दी न्यूरोसर्जन्स एंड ऑल, आपके माइंड को थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए। तो आज का बच्चा एकदम ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, इस चक्कर में घूम रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आप और हमारे टाइम पे क्या था सर, या तो नौकरी या कोई बिजनेस, और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। आज क्या क्या ऑप्शंस हैं। और जब मैं कंपेयर करना शुरू कर देता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में सफल हो ना, तो ठीक है मैं भी जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि आपके अंदर की क्या क्वालिटीज हैं, आपके अंदर की क्या स्किल्स यानी हैं। क्वालिटीज अपने आप में नहीं समझ पा रहे। मैं सिर्फ वो पैसा देखता हूँ ना, मैं आपकी लाइफस्टाइल देखता हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी कार है, आपके पास इतना बड़ा सोर्स है, आपके पास इतना बड़ा पावर है, मैं वो देख के अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो स्किल के हिसाब से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो और इसमें एक और बात आती है नेपोटिज्म, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आप देखो फिल्म इंडस्ट्री इज दी ओनली इंडस्ट्री जहां पे नेपोटिज्म नहीं चलती। ये सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा, नहीं चलती, सही है। क्योंकि आपके अंदर स्किल होगा तो ही आप आगे बढ़ोगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। वो कुमार गौरव हमारे जमाने में आए थे, क्या क्या शानदार फिल्में 2-3 दी उन्होंने, उसके बाद नहीं था उनके अंदर स्किल, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बट वहीं ऐसे पॉलिटिक्स और उन सब में ऐसे लोग नेपोकिड्स चल रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे अगर मैं हूं, मेरे पीछे आप जैसा समझदार आदमी है ना, आप मैनेज कर रहे हो, नाम मेरा है, पोजीशन मेरा, पैसा मुझे मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हमको थोड़ा सा समझ के साथ डेवलप करना है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को उस तरफ लेके जाए कि तुम्हें चाहिए क्या। और मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा 6th 7th 8th में है ना, ये मत सोचो अभी टाइम है, 8वीं से तो कम से कम उसको ये बताना शुरू करो कि उसका निश क्या है, उसके अंदर की क्या क्वालिटीज है। अब आप सोच के देखो सर, एपीजे अब्दुल कलाम सोचे कि मैं ऋतिक रोशन बन जाऊं, और ऋतिक रोशन सोचे कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम बन जाऊं, दोनों ही कुछ नहीं कर पाते अपनी फील्ड में। सही। हर किसी का अपना अपना एक क्वालिटी होता है, राइट, हर किसी। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी, वो जाकिर खान का एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है, मतलब बच्चा गरीब ना रह जाए हमारे जैसा, राइट। तो वो पेरेंट्स भी इसी वजह से थोड़ा टेंशन लेके बच्चों के लिए ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करके सोचते हैं। क्या होता है ना सर, एंड वक्त पे सोचने में आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। क्यों ना हम शुरू से बच्चों के 7वीं 8वीं से ही बच्चों के अंदर ये चीज डालना शुरू कर दे कि बेटा तू अपनी स्किल के, उनको ये मत बताओ करना क्या है, राइट, उनको बता तू क्या क्या कर सकता है। अच्छा पापा मेरे को ना पायलट बनना, अच्छा एक काम कर,
तो पायलट बनने के लिए क्या क्या खर्चा होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या इंस्टीट्यूट है, क्या क्या करना पड़ेगा, उसको रिसर्च कर मेरे पास आ। वो बताएगा पापा कम से कम 1 करोड़ का खर्चा है। यार भाई कर सकते हैं क्या अपन? और उसके अलावा पापा ये करना पड़े, नहीं नहीं पापा पायलट तो नहीं, ठीक है कोई बात नहीं ना, कोई और सोच। पेरेंट्स को ये एकदम से चीजों को नकारना नहीं है, अलाउ देम टू रिसर्च, अलाउ देम टू थिंक, और धीरे धीरे ऐसे वो एक गोल तक पहुंच सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के अंदर होता है। आप सोच के तो हमारे जमाने में भी कितने अच्छे सिंगर्स हो करता होगा सर, राइट? आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, आप अपने इतने अच्छे अच्छे लेख मतलब जो आप लिरिक्स लिखते हो, राइट? कितना बढ़िया क्वालिटीज हैं ये। आप सोच के देखो, हम जब छोटे थे, हमारे उम्र के मतलब हम जिस उम्र में भी हैं उस उम्र में भी ऐसे टैलेंटेड लोग थे, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए उनका टैलेंट उनके साथ चला गया। प्लेटफॉर्म की कमी है और अभी प्लेटफॉर्म भरपूर है। बट उसको सही तरीके से यूज करना, उस चीज की जरूरत है। तो कैप्टन साहब प्लेटफॉर्म भी भरपूर है, ठीक है। सारी चीजें भी भरपूर है, परंतु क्या वातावरण आज की नव पीढ़ियों को प्रभावित नहीं कर रहा? अभी इंदौर की 2-3 दिन पुरानी घटना आपको बताऊंगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस हुआ करता है, जो इस देश की एक सिंबॉलिक पैटर्न है, और उनके हत्यारों को यदि पूजा जाए और इंदौर जैसे शहर में उनकी जिंदाबाद के नारे लगाए जाए और उसमें युवा शामिल हों, क्या वातावरण हमारे देश के भविष्य को खराब कर रहा है? सर वातावरण बनाने वाले कौन है? सबसे पहले सवाल तो ये देखें हम कि वातावरण बनाने वाले कौन है, क्यों है। और जैसे अब यही बच्चा घर जाता है ना, यही बच्चा घर जाता है, घर जाके ये सब डिस्कस करता है, तो घर पे भी तो यही बातें हो रही होंगी। तो ये वातावरण हम ही सब लोग डेवलप कर रहे हैं ना। हम स्कूल में जाते हैं कि देख उससे बात मत करना, वो ऐसा है, एक एक टर्म देके बात करते हैं कि वो तो ये करते हैं, वो तो इतनी शादियां करते हैं, हम समाज के हिसाब से चीजों को बताते हैं, राइट? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं जब वो बच्चा घर आता है तो एक पेरेंट की जिम्मेदारी होती है, बेटा ठीक है तेरे को ये सब करना है, तू पहले उनको समझ ले, उनको पढ़। और मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स की भूमिका इसमें सबसे बड़ा है। वातावरण वहीं से बनता है, वो बाहर जाएगा, जो भी चीज समझेगा, वो घर आएगा। तो पापा भी तो व्हाट्सएप पे वही देख रहे हैं, पापा का व्हाट्सएप में माहौल वो है, ग्रुप में वही माहौल है। वो आता है, किसी को जिंदाबाद करता है, बोलो बिल्कुल सही कर रहा है बेटा, क्योंकि वो भी वो चीज कर रहे हैं। और धीरे धीरे फिर एक साइकिल बनता है, वो जो घर से के पड़ोस में भी जो अंकल होंगे वो भी ये कर रहे होंगे, फिर उस समाज में ये कर रहे होंगे। मैं जिस टाउनशिप में रहता हूँ सर, उस टाउनशिप में इस देश के बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, राइट? एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, कोई जज है, कोई मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इतने करीब 1,500 का हमारा टाउनशिप है। उसमें से आप मान के चलो सर 15% कोई और कास्ट के हैं, राइट? इंक्लूडिंग मी। एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में जो बातें वहां पे होती है ना सर, राइट, वो मुझे बहुत, मैं उसी माहौल की बात मैं वही बता रहा हूँ। ये माहौल कहाँ से बना? अब ये टाउनशिप में बना कि नहीं बना? अब उस टाउनशिप का बच्चा जब बाहर जाता है उसी मेंटालिटी के साथ जाता है। अब आप सोचो उसी टाउनशिप में कोई ये बोले ये गलत है यार, और अगर मैंने गलत बोला तो मेरे को सीधे सीधे जवाब क्या मिलता है? तो तुम लोग भी तो कन्वर्ट करते हो। मैं बोलता हूँ हाँ कन्वर्ट करते हैं, हर रिलीजन में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, मैं उस जमात में नहीं हूँ, मेरे को नहीं लगता ये ऐसा होना चाहिए। अब बताओ, बोलती बंद हो जाती। एक और चीज मैं बता रहा हूं कि जो भी आपसे आर्ग्यू करे ना, प्लीज आर्ग्यू मत करो उससे, आप एक्सेप्ट कर लो। हम क्या मैं मानता हूं क्या है कि सर हर रिलीजन को समझना तो पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उसको बिना पढ़े बिना जाने तो ये माहौल क्या बन रहा है मालूम सर? माहौल बन रहा है जाहिल लोगों की, राइट? और जब एक समझदार लोग आदमी उसमें जाता है ना, वो सोचता है चलो मैं कुछ बोल के क्या कर लूंगा, बोलना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं अपने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया और किसी ने मेरे को वापस लिया भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीजों को एग्री नहीं करता। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम उस माहौल में से बाहर आ जाए, क्योंकि मुझे मालूम है 100 लोग हैं, 100 में से अकेला आदमी मैं हूं, मैं कुछ बोलूंगा उल्टा मैं फंसूंगा, तो कम से कम मैं उस माहौल को छोड़ दे सकता हूँ। धीरे धीरे करके हम इस तरीके के एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ सर, मेरे को आज भी बहुत उम्मीद है ऐसा हो जरूर रहा है, क्योंकि आप देखो एक जमाने में इमरजेंसी के टाइम पे भी सेम ही अंधभक्ति थी, राइट? हम बात करते हैं हमेशा पीछे पीछे की पीछे। तो क्या आप, मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था एक नेता का, तो जो एंकर है उससे पूछ रहा था अच्छा अभी तो ये सब हो रहा है, तो पहले भी तो ये हो रहा था। अरे तो पहले ये हो रहा था, क्या अभी सर्टिफिकेट मिल गया, अभी भी वही करना है? हम आपको लाए क्यों?
क्योंकि आपने ये सब चीजें बोला था कि ये दूर होगा, ये दूर करेंगे, ये दूर करेंगे, इसलिए तो आपको लाए। अब आप ये बोल रहे हो पहले भी होता था ना, इसलिए आज हम भी ये कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना सर। तो ये माहौल बनाना हमारे हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में, मुझे ऐसा लगता है, और शिक्षकों के हाथ में, एंड स्पेशली आप जैसे लोगों के हाथ में। सारे देश की जनता जब साथ में मिलके इनके खिलाफ एक्शन लेगी तो ही देश सुधरेगा, मेरा ऐसा मानना है। और आप और वो जैसे मुश्किल है सर, वो जो आप बोल रहे हो ना, सारे देश की जनता नहीं आएगी, राइट। किसी एक को बोलना पड़ेगा, किसी एक सोनम वांगचुक जैसे आदमी को बलिदान देना पड़ेगा, राइट। उसको खड़े होकर बताना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो चीजें आएंगी। आज भी हमारा देश सर, आपको एक बहुत अच्छी मूवी बताऊंगा सर, धर्मपुत्र देखी है आपने? शशि कपूर की है, 1960 में बनी थी। कभी आप वो मूवी देखना सर, उस मूवी में जो जो बताया है ना, आज सेम वो चीज हो रहा है। 1960 में बनी थी, कितने 40 50 60 साल में भी, 65 साल में भी हम वही हैं। एक और मूवी है सत्यकाम, धर्मेंद्र की और संजीव कुमार की मूवी। उस मूवी को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा हमारे देश में करप्शन क्यों है, और आज भी सेम चल रहा है। तो हम आज भी 65 साल की चीजों को लेके चल रहे हैं, तो कैसे ग्रोथ होगी सर? अच्छे दिन है, और अच्छे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। और अच्छे दिन की शुरुआत सर पढ़ाई से होगी, एजुकेशन से होगी। अगर वो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे ना सर, ये जो आप बोल रहे हो ना, धीरे धीरे जो लोग इकट्ठा होंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से हो सकती है सर। तो दोस्तों, आपने देखा एक फौजी अपने जन्म से लेके आखिरी तक मात्र देश के बारे में सोचता है, देश में क्या क्या विसंगतियां हैं, नए युवाओं को क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। अपने बेबाक विचारों से उन सबको स्पष्ट किया हमारे कैप्टन साहब ने। कैप्टन थॉमस सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे अतिथि विशेष में। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।